अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन चल रही है। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 19.18 से अपनी डिस्कशन का आगाज करना है। सो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 19.18। पूछा गया है व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व अ कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। तो सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। सो अगर एक सर्टेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपैरेटिवली हायर एनर्जी फोटोन देन विजिबल लाइट्स एनर्जी, दैट मीन्स एक्सरे फोटोन अगर एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ आता है और एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, जिसे हम फिलहाल रेस्ट पे मान रहे हैं। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के गिर्द ऑर्बिट कर रहा हो, लेकिन हमने इसकी पोजीशन को रिलेटिवली रेस्ट पे माना है। सो जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो ये जो कोलिजन है ये ब्लेड बॉल्स की कोलिजन्स की तरह से एक्ट करती है, जैसे कि स्नूकर की बॉल्स होती हैं। इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इनकमिंग फोटोन के साथ एक सर्टेन एंगल बनाते हुए स्कैटर होता है। हमारी बुक के मुताबिक इस एंगल का जो नाम है वो है एंगल फाई। और जो इनकमिंग फोटोन है वो भी एक सर्टेन एंगल के ऊपर स्कैटर हो जाता है, जो हर केस में डिफरेंट होता है। और इस स्कैटरिंग के दौरान इस फोटोन की वेवलेंथ पहले से ज़्यादा हो जाती है इस तरह से, और इसकी स्कैटरिंग का एंगल इनिशियल डायरेक्शन के साथ जो है वो हमारी बुक के मुताबिक थीटा है। अब ये चूंकि पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन की बात है तो हम इसी बात को पार्टिकल फॉर्मेट में भी समझ लेते हैं कि लेट्स से ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ फोटोन है, तो अब हम इस वेव को वेव पैकेट क्वांटम या फिर फोटोन की तरह ले रहे हैं। और यहाँ पे आगे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि रिलेटिवली रेस्ट के ऊपर है। जैसे ही कोलिजन होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एक सर्टेन एंगल के ऊपर इस तरह से स्कैटर हो जाता है, और यहाँ पे इसका स्कैटरिंग एंगल फाई है। और जो इनकमिंग फोटोन है वो एक सर्टेन एंगल विद इनिशियल डायरेक्शन के साथ स्कैटर होता है, और अब हम इसे पार्टिकल की तरह ड्रॉ कर रहे हैं, और इसका जो स्कैटरिंग का एंगल है वो थीटा है हमारी बुक के मुताबिक। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि जो हमने फोटोन स्ट्राइक करवाया है इसकी इनिशियल वेवलेंथ है वो लेमडा इनिशियल है, उसे हम लेमडा का सिंबल असाइन करते हैं, और जो फाइनल वेवलेंथ है उसे लेमडा प्राइम कह देते हैं। इस तरह से जो इनिशियल एनर्जी है इस फोटोन की वो एच एफ है, और इसे एच सी ओवर लेमडा भी लिखते हैं। तो जो फाइनल एनर्जी है वो है ई प्राइम, दैट इज एच एफ प्राइम इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा प्राइम। ऐसे ही इनिशियल जो मोमेंटम है वो है पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, और जो फाइनल मोमेंटम है वो है पी प्राइम इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा प्राइम। सो अब चूंकि यहाँ पे इनकमिंग जो फोटोन है उसकी निस्बत स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी कम होगी और एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू भी कम होगी। सो मतलब ये हुआ कि एक इनकमिंग फोटोन जब किसी रिलेटिवली रेस्ट के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, उसको स्ट्राइक करता है, तो एक सर्टेन एंगल के ऊपर स्कैटर हो जाता है, पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता। दैट मीन्स इसकी जो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन है वो है पार्शल एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के साथ आता है और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद एक सर्टेन एंगल के ऊपर स्कैटर हो जाता है, और उसकी एनर्जी पहले की निस्बत कम हो जाती है और मोमेंटम भी पहले की निस्बत कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो एनर्जी है ऑफ इनकमिंग फोटोन मस्ट बी high enough so that it cannot be absorbed completely in an electron, rather it is absorbed partially and the photon scatters with its remaining energy। जबकि हम बात करें किसी विजिबल फोटोन की, तो विजिबल फोटोन के केस में क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है
और इधर से एक फोटोन है इसके ऊपर स्ट्राइक करना है, और वो जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ इस कदर लार्ज है कि वो इस कदर कम एनर्जी रखता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। तो जब ये इनकमिंग फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली। तो इसके पास इस कदर एनर्जी ही नहीं होती कि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दे और उसके बाद बाकी एनर्जी के साथ स्कैटर हो जाए। तो इस वजह से जो विजिबल फोटोन है वो जो फिनोमेना एग्जिबिट करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कोई भी जो विजिबल फोटोन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिबिट करता है, उसको अब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट हो जाता है किसी मेटल सरफेस के साथ। और अगर बाकी मटेरियल्स की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी भी सूरत में वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट ये है कि उसमें फोटोन ने इलेक्ट्रॉन के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होना बल्कि पार्शली एब्जॉर्ब होना है। यही वजह है कि कोई विजिबल फोटोन जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट शो नहीं करता बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। According to the relation E is equal to HF is equal to HC by lambda, a wave of shorter wavelength and higher frequency carries more energy. Since visible photon does not have the short enough wavelength, high enough frequency and high enough energy, when it is incident on a metal surface, it is absorbed completely and exhibits the phenomenon of photoelectric effect. On the other hand, for the Compton effect, the incident photon must have short enough wavelength, high enough frequency and high enough energy so that when it strikes an electron, it cannot be completely absorbed. Rather, it is absorbed partially and it is scattered at a certain angle with its initial direction of propagation with comparatively longer wavelength, lower frequency, lower energy, Since it is impossible for visible photon, visible light cannot exhibit Compton effect. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 19.19, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन ट्रेवल करता हुआ एक सर्टेन पॉइंट पे आता है और यहां पे आके स्प्लिट अप हो जाता है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर में, और ये प्रोसेस वैक्यूम में हो रहा है। लेट्स से अब इस वक्त जो फोटोन हमने यहाँ पे स्टडी करना है उसका इनिशियल मोमेंटम P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा है और उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा के इक्वल है, और वो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के मैस में कन्वर्ट हो गई है इस रिलेशन के मुताबिक। रेस्ट मैस एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। सेपरेटली कंबाइंड ये एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये जितना भी मोमेंटम हमने यहाँ पे लिखा है ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है, और इस वक्त वर्टिकल जो मोमेंटम है वो कितना है? वो है 0। अब अगर यहाँ पे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो ये लेट से इन डायरेक्शंस में ट्रैवल करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे ये है पॉजिट्रॉन का मोमेंटम और ये है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, तो यहाँ पे भी जो वर्टिकल मोमेंटम है टोटल वो क्या होगा? पॉजिट्रॉन का मोमेंटम प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, और सम किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। हम ये बात जानते हैं कि जब हम वेक्टर्स को स्केलर्स के तौर पर डील करते हैं तो फिर एक डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो जो एक पैरेलल डायरेक्शन में वेक्टर्स मौजूद होते हैं तो इस तरीके से स्केलर फॉर्म में भी ऐड किए जाते हैं। तो इस तरीके से अभी जो हमने इनिशियल मोमेंटम की बात की इस जगह के ऊपर सिस्टम के, और जो फाइनल मोमेंटम की बात की वर्टिकल कंपोनेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो 0 के इक्वल ही है। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इस सिस्टम का 0 नहीं है। तो इस डिस्कशन के मुताबिक जो हॉरिजॉन्टल फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का वो भी h ओवर लेमडा के इक्वल ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूशन है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। सो अगर ऐसा हुआ कि वैक्यूम के अंदर पेयर प्रोडक्शन हुई तो जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है
इस केस में वो कंजर्व नहीं रहेगा, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वायलेशन है, जो कि एक यूनिवर्सल लॉ है और इसे हर सूरत में वैलिड रहना ही होता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ये सारा प्रोसेस कहाँ पे मौजूद हो? नियर अ हैवी न्यूक्लियस। इस सूरत में क्या होता है कि यहाँ पे लेट से एक हैवी न्यूक्लियस मौजूद है और इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ एक हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन आया है, जिसका मोमेंटम क्या है? P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा है। ये अगेन इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है और जो वर्टिकल मोमेंटम है सिस्टम का वो इस वक्त क्या है? वो है ज़ीरो के इक्वल। तो जब यहाँ पे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है इस तरीके से, तो अगर एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड मूव करता है तो इसका वर्टिकल मोमेंटम सिस्टम का अभी भी ज़ीरो रहता है और इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम का कंपोनेंट है वो इस हैवी न्यूक्लियस के रिकॉयल मोमेंटम एब्जॉर्ब करने की वजह से वो भी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे इस जो हैवी न्यूक्लियस है उसमें जो चेंज इन मोमेंटम आता है वो किसके इक्वल आता है? वो h बाय लैम्डा के इक्वल आता है, जो कि इस इंसिडेंट फोटोन के मोमेंटम के इक्वल है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो पेयर प्रोडक्शन है उसमें हॉरिजॉन्टल मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए हैवी न्यूक्लियस का मौजूद होना लाजमी है। यही वजह है कि जो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एम्प्टी स्पेस या फिर वैक्यूम में नहीं हो सकता। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन किस तरह से करना है। हमने लिखना है पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। प्रेजेंस ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इज नेसेसरी to recoil and to conserve the component of momentum of the system in the direction of incoming photon, i.e. to absorb the momentum of incoming gamma ray photon. Since the produced matter-antimatter pair has particles traveling in opposite directions which are perpendicular to the direction of incoming photon, presence of a heavy nucleus is necessary. Diagrammatic explanation is given below. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शो किया है कि अगर वैक्यूम होगा तो इस वक्त जो नेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ इनकमिंग फोटोन इन वर्टिकल डायरेक्शन है उसकी वैल्यू जीरो होगी, लेकिन इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की वैल्यू है वो मोमेंटम ऑफ फोटोन के इक्वल P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा के इक्वल होगी। और जो नेट फाइनल वर्टिकल मोमेंटम है सिस्टम का वो भी जीरो है इनिशियल की तरह। उसकी वजह क्या है कि ये जो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर बना है इसमें एक अगर अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वर्टिकल डायरेक्शन में वो कंजर्व ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है सिस्टम का वो जीरो हो गया है वैक्यूम के केस में। इसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्डा था, फाइनल जीरो हो गया, तो अब इनिशियल और फाइनल मोमेंटा आपस में इक्वल नहीं रहे, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायलेट हो गया है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई हैवी न्यूक्लियस मौजूद है, दैट मीन्स ये रिएक्शन इन द विसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस हो रहा है, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये जो मोमेंटम ऑफ इनकमिंग फोटोन है ये रिकॉयल के तौर पे हैवी न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करके स्लाइटली इस तरफ मोमेंटम गेन कर लेगा। सो इनकमिंग फोटोन का अगर मोमेंटम h बाय लैम्डा है तो जो रिकॉयल ऑफ न्यूक्लियस की वजह से मोमेंटम एब्जॉर्ब करना है इस हैवी न्यूक्लियस ने वो भी h बाय लैम्डा, दैट मीन्स इनकमिंग फोटोन की वेवलेंथ से डिस्क्राइब मोमेंटम के इक्वल होगा और फाइनली ये mv के इक्वल होगा, जहाँ पे m हैवी न्यूक्लियस का मास और v उसकी वेलोसिटी होगी। तो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम भी आपस में क्या हो चुके होंगे? इक्वल हो चुके होंगे। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहेगा। इस वजह से किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में तो पेयर प्रोडक्शन हो सकती है लेकिन एम्प्टी स्पेस में नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 19.20, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनर्जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4 बेसिक कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर की। ये कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम ये भी लिख लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी। उसकी वजह यह है कि आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के मुताबिक एनर्जी और मैस इंटर कन्वर्टेबल हैं
और उसके बाद जो नेक्स्ट कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो ये नेचर के रूल्स हैं और ये रूल्स कभी वॉयलेट नहीं होते, इसलिए किसी भी प्रोसेस में इन चारों लॉज का वैलिड रहना लाजमी है। तो अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई हाई एनर्जी फोटोन, लेट से कोई गैमा रे फोटोन आता है और उससे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है और लेट से वो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे मान भी लेता हूँ कि इस जगह के ऊपर कोई हैवी न्यूक्लियस मौजूद है जो कि रिकॉइल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, रिकॉइल मोमेंटम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस सूरत में भी आपने क्या किया है, आपने एक इलेक्ट्रॉन जनरेट कर लिया है जिसका जो कैरिड चार्ज है वो है नेगेटिव, इसकी वैल्यू -e के इक्वल है, या फिर ये चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल है। एंड दिस इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वॉल्यूशन कर दी। चार्ज नथिंगनेस से जनरेट नहीं हो सकता। अगर आप किसी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ स्पेस से एक नेगेटिव चार्ज अलहदा करेंगे तो उतनी ही अमाउंट में एक पॉजिटिव चार्ज का बनना लाजमी है, इमिनेंट है, और ये नेचर का एक बेसिक लॉ है, ये कभी वॉयलेट नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे जब आपने ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी वॉयलेट कर दिया। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एक सर्टेन डायरेक्शन में खुद से कैसे चल सकता है। अगर यहाँ पे सिस्टम के इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम की जो वैल्यू थी वो 0 थी, तो फाइनल वर्टिकल मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, वो भी 0 रहना चाहिए। तो अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो ये बात आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। इसलिए ये बात लाजमी है कि अगर एक मैटर का पार्टिकल लेट से इलेक्ट्रॉन बनता है तो उसके साथ एक एंटी मैटर पार्टिकल दैट मीन्स पॉजिट्रॉन भी बने जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, जिसकी वजह से जब आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पॉजिट्रॉन का मोमेंटम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर 0 के इक्वल आएगा। सो इस बात का मतलब क्या होगा कि जो सिस्टम का फाइनल वर्टिकल मोमेंटम है वो भी 0 होगा, जैसे कि इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम सिस्टम का 0 रहा। और इसके अलावा चूंकि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की वैल्यू h/λ है, तो इतना ही मोमेंटम यहाँ पे ये जो रिकॉइल न्यूक्लियस है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी वॉयलेट नहीं होगा। लेकिन अकेले इलेक्ट्रॉन के बनने के केस में इसका वॉयलेट होना लाजमी है, और जाहिर बात है क्योंकि ये नेचर के बेसिक रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन किस तरह से करना है। हम लिखेंगे इन द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन 4 बेसिक कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स मस्ट नॉट वॉयलेट। दीज आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। If a single electron will be generated from a high energy photon, law of conservation of charge will be violated as charge will be generated out of nothing. According to law of conservation of charge, the total charge of a system remains constant. So if a negative charge is generated at a neutral point in space, an equal amount of positive charge must be generated so that the total charge of the system may remain equal to 0. Moreover, law of conservation of momentum states that the total momentum of an isolated system on which no external force is acting must remain constant. It will also be violated if electron starts traveling in a certain direction. No particle will be available to travel in opposite direction to conserve the momentum. On the production of a matter and antimatter pair, all these laws remain valid as it is obvious from the following example. So क्या होगा कि यहाँ पे एक हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन आएगा जिसका इनिशियल मोमेंटम जो कि हॉरिजॉन्टल है वो h/λ के इक्वल होगा, और ये किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में आएगा और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में तब्दील हो जाएगा, जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर अपर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है और जो पॉजिट्रॉन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे जो सिस्टम का फाइनल वर्टिकल मोमेंटम है वो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन जो कि नेगेटिव में लिखा जाएगा उसके सम के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पे देखिए कि जो इनिशियल मोमेंटम है
वर्टिकल इस सिस्टम का वो क्या है, 0 है। तो पहले भी 0 था और फाइनली भी ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, 0 के इक्वल आई है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का मोमेंटम ऑफ फोटोन के इक्वल था तो इतना ही मोमेंटम यहाँ पे ये हैवी न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा और रिकॉइल होगा। सो सिस्टम का जो फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है वो भी मोमेंटम ऑफ इनकमिंग फोटोन के इक्वल होगा एच बाय लेमडा के, और फर्दर ये वैल्यू एम वी के इक्वल होगी, जहाँ पे एम मास ऑफ हैवी न्यूक्लियस और वी उसकी वेलोसिटी है। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पे ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वॉयलेट हुआ है और ना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वॉयलेट हो रहा है। तो जो सिस्टम का इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था फाइनल भी उतना ही है, और वर्टिकल मोमेंटम जो कि 0 था, अब यहाँ पे इन ऑपोजिट मोमेंटा को ऐड कर लें तो अभी भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है तो उतनी ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिट्रॉन की सूरत में जनरेट हुआ है एनर्जी से, और चूंकि एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के मुताबिक मैस में कन्वर्ट हो सकती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैस भी वॉयलेट नहीं हुए, क्योंकि एनर्जी मैटर की मोस्ट रिफाइंड फॉर्म है और मैस भी एनर्जी से ही बनता है। रिमेनिंग एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होंगे। सो अंटिल देन खुदा हाफिज।